नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। भक्तिन पाठ जो कि कक्षा 12वीं सीबीएसई हिंदी आधार पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, इस पाठ से संबंधित 4 वीडियो आप देख चुके हैं। चौथे वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार भक्तिन के जीवन के चौथे परिच्छेद का आरंभ उस समय होता है जब वह पहली बार नौकरी की तलाश में महादेवी वर्मा के पास आती हैं। महादेवी वर्मा उनसे सबसे पहला सवाल यही करती हैं, क्या उन्हें भोजन बनाना आता है। उसमें भक्तिन इस सवाल का जवाब इस तरह से देती हैं जैसे भोजन बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगले ही दिन जब पहली बार किचन में प्रवेश करती हैं भक्तिन और लेखिका के लिए भोजन बनाती हैं, उससे ठीक पता चल जाता है कि देहात की रहने वाली भक्तिन को न तो शहर के भोजन के बारे में पता है और न तो शहर में भोजन परोसने के तौर तरीकों के बारे में कोई ज्ञान है। यही कारण है कि जब पहली बार भोजन बनाकर महादेवी वर्मा के लिए भक्तिन ले आती हैं तो उनके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास होता है, एक आत्मसंतुष्टि और मुस्कुराहट होती है और उन्हें लगता है कि शायद हमारे इस भोजन से मालकिन बहुत प्रसन्न होंगी। और एक ही थाली में मोटी मोटी 4 काली चित्तीदार रोटियां रखकर तथा उसे टेढ़ा करके दूसरी तरफ उसमें दाल परोसती हैं। लेकिन शहर की रहने वाली लेखिका जब इस भोजन को देखती है तो पहली बार इस तरह का भोजन देखकर वह अवाक रह जाती है और भक्तिन से सवाल कर बैठती है कि यह क्या। इस आश्चर्य भरे सवाल को देखकर भक्तिन के सारे उत्साह पर जैसे ओले पड़ जाते हैं, उनका सारा उत्साह समाप्त हो जाता है और जो भक्तिन अब तक बड़े आत्मविश्वास से भरी हुई आत्मसंतुष्ट नजर आ रही थी, वह भक्तिन अब सफाई की मुद्रा में आ जाती हैं और लेखिका से कहती हैं कि अगर आप कहें तो मैं गुड़ की डली ले आऊँ, कुछ घी ले आऊँ या अमचूर की चटनी पीस ली जाए। लेखिका को इन चीज़ों में कोई रुचि न होने के कारण बड़ी मुश्किल से एक रोटी किसी तरह से दाल से खाती है और पुनः अपने विश्वविद्यालय जाती है और वहाँ न्याय सूत्र नामक एक ग्रंथ पढ़ते हुए वह गांव और शहर के जीवन के इस अंतर पर गहनता से विचार में डूब जाती है। अब अगला भाग देखते हैं। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता के निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती हैं, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उनके लिए संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी है। लेखिका बताना चाहती है कि शुरू में जब भक्ति ने देहाती भोजन लेखिका के सामने परोसना शुरू किया तो बिल्कुल ही वो भोजन लेखिका को पसंद नहीं आया और यही कारण है कि उन्हें अपने लिए अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। घर वालों ने भी दबाव डाला क्योंकि लगातार भक्तिन द्वारा बनाए गए भोजन से लेखिका के स्वास्थ्य गिरने की संभावना थी। यही कारण है कि लेखिका ने अपने लिए अलग भोजन की व्यवस्था की। लेकिन धीरे धीरे कुछ भक्तिन का ऐसा प्रभाव हुआ कि भक्तिन को देखकर लेखिका अब अपनी समस्याओं को छुपाने लगी। अब तक लेखिका बड़ी सुविधा
पूर्ण जिंदगी जीती रही थी शहर में रहते हुए। लेकिन भक्तिन के आ जाने से, भक्तिन के संपर्क में आने से धीरे धीरे लेखिका का जीवन बड़ा ही सरल और सादा होता गया। ग्रामीण जीवन में उसकी रुचि बढ़ती गई और जैसे जैसे इस सरलता और इस ग्रामीण परिवेश के प्रति बढ़ती हुई रुचि लेखिका में बढ़ती गई, ठीक वैसे वैसे ग्रामीण भोजन के प्रति भी लेखिका की रुचि बढ़ती गई। और अब तक जो भक्तिन के द्वारा बनाया गया भोजन लेखिका को पसंद नहीं आता था, अब वही भोजन उन्हें पसंद आने लगा। यही कारण है कि लेखिका कह रही है कि अब इस सरलता से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि अपनी असुविधाओं को मैं छिपाने लगी। सुविधा की चिंता करने की क्या बात है, असुविधाओं को भी मैं छिपाने लगी। और इसके अतिरिक्त इसमें भक्तिन के व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। भक्तिन के व्यक्तित्व के प्रभाव का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि उनका कुछ व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वह सबको अपने अनुसार ढाल लेती हैं, लेकिन अपने को दूसरों के अनुसार ढालना उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। यही कारण है कि जब से भक्तिन लेखिका के यहाँ आई हैं, तब से भक्तिन के प्रभाव में आकर के लेखिका हर तरह का ग्रामीण भोजन खाना सीख गई है। साथ ही गांव की तमाम किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ भी लेखिका ने सीख लिया है। लेकिन भक्तिन ने शहर के जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं सीखी है और न तो शहरी भाषा सीखी है। लेखिका उदाहरण दे रही है, कह रही है कि भक्तिन लेखिका को कई सारे ग्रामीण व्यंजन के बारे में क्रियात्मक रूप से सिखाती हैं। क्रियात्मक रूप से सिखाने का मतलब केवल उनकी विशेषता ही नहीं बताती हैं, ग्रामीण व्यंजनों की विशेषता ही नहीं बताती हैं, बल्कि लेखिका को उन व्यंजनों को खाने की आदत डाल दी है। और क्या क्या है वो व्यंजन? जैसे मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। अब ये केवल उन्होंने जानकारी ही नहीं दी भक्तिन ने, बल्कि उस सोंधे मट्ठे को खिलाना भी शुरू कर दिया लेखिका को, और लेखिका को पसंद भी आने लगा। इसी तरह बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए ज़्यादा ठंडे होने पर ही अच्छे लगते हैं, गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है, यानी संसार भर के हलवे से अच्छी होती है। और ये सारी बातों को भक्तिन ने न केवल लेखिका को बताया, बल्कि इसको अमल में लाने के लिए भी उनको प्रेरित किया, और आज ये सभी व्यंजन लेखिका को अच्छे लगते हैं। लेकिन वहीं भक्तिन के मुंह में शहर का रसगुल्ला भी जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका, यानी भक्तिन शहर का रसगुल्ला भी नहीं खाती हैं। कुछ और आते हैं जो भक्तिन की, लेखिका के लाख कहने के बावजूद भी भक्तिन ने साफ धोती या साफ साड़ी पहनना नहीं सीखा है, मटमैली साड़ी ही पहनती हैं। लेकिन लेखिका जिन साड़ियों को अच्छी तरह धुल के रखती है, उन साड़ियों को भी वो तह करने के बहाने इस तरह से तह करती हैं उसमें बहुत सारी सिकुड़न और पड़ जाती है। साथ में भक्तिन ने ग्रामीण जीवन के बहुत सारी किस्से कहावतों को लेखिका को सिखा दिया है, लेकिन लेखिका के लाख कहने के बावजूद भी वो जब भी लेखिका बुलाती है तो जी कहने की बजाय आए कह के उत्तर देती हैं। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि भक्तिन का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेती हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व में दूसरों के अनुसार जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं करती हैं। यह उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। अब अगली महत्वपूर्ण बात भक्तिन के बारे में लेखिका बता रही है, कह रही है कि भक्तिन अच्छी हैं यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उनमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती हैं। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती हैं, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है?
उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। लेखिका कह रही है, भक्तिन अच्छी हैं यह कहना कठिन है, क्योंकि उनमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। दुर्गुणों का अभाव नहीं है मतलब उनमें कुछ न कुछ दुर्गुण भी हैं। तो इसलिए पूरी तरह से भक्तिन अच्छी ही है या अच्छाई भक्तिन में है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें कुछ दुर्गुण भी हैं। लेकिन वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती हैं। भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती हैं, लेकिन साथ में वो नरो व कुंजरो कहने में भी विश्वास नहीं रख सकती। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने का अर्थ होता है हमेशा सत्य बोलना। तो भक्ति सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, यानी हमेशा सत्य बोलें ऐसा नहीं है। लेकिन वो नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं रख सकती। नरो व कुंजरो व कहने का क्या तात्पर्य है और ये कथन कहाँ से लिया गया है? आपको बता दें कि नरो व कुंजरो व कथन महाभारत से लिया गया है। जब द्रोणाचार्य से कई दिनों तक पांडवों का युद्ध होता रहा और अर्जुन द्रोणाचार्य को परास्त करने में समर्थ नहीं हो सके, तब कृष्ण के योजना के अनुसार द्रोणाचार्य को परास्त करने का एक उपाय सुझाया गया और ये तय किया गया कि युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य के सामने भीम ये जाकर के सूचित करेंगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन भीम की बात पे कदाचित द्रोणाचार्य विश्वास न करें, तो इसलिए वो युधिष्ठिर से पूछेंगे और युधिष्ठिर अगर ये बात कह देते हैं कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, तो निश्चित रूप से पुत्र शोक में डूब जाएंगे द्रोणाचार्य और युद्ध करना छोड़ देंगे, हथियार डाल देंगे, जिससे उन पर विजय का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी योजना के अनुसार अगले दिन जब भीम ने द्रोणाचार्य के सामने यह घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने तुरंत युधिष्ठिर से इस बात की पुष्टि करने के लिए सवाल किया, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उन्हें अपने पक्ष की विजय भी देखनी थी। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मनुष्य या हाथी ये नहीं कह सकते। तो जैसे उन्होंने अगला वाक्य बोला मनुष्य या हाथी, उस समय सारी सेना में, पांडव सेना में जोर से शंखनाद और नगाड़े बज उठे और ये पंक्ति द्रोणाचार्य नहीं सुन सके। केवल उन्होंने यही सुना कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी या मनुष्य ये पंक्ति नहीं सुन पाए। और यही कारण है कि द्रोणाचार्य को लगा कि सचमुच उनका पुत्र मार दिया गया, जबकि उस समय अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। तो इस तरह से उन्होंने हथियार युद्ध भूमि में रख दिए और उसी समय धृष्टद्युम्न जो पांडवों का सेनापति था, उन्होंने द्रोणाचार्य की गर्दन तलवार से काट डाली और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। तो ये जो नरो व कुंजरो तब से एक मुहावरा बन गया कि अगर आप कुछ झूठ बोल रहे हैं तो उसके साथ आप एक संदेह की अवस्था में रहते हैं और हमेशा एक बचाव के पक्ष में रहते हैं। उसके लिए नरो व कुंजरो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है, वो झूठ भी बोलती हैं तो उसको भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलती हैं और उसके साथ तर्क रखती हैं। कैसे झूठ बोलती हैं और कब झूठ बोलती हैं? लेखिका कह रही है कि मेरे इधर उधर कुछ पैसे पड़े रहते हैं और वो कब गायब हो जाते हैं मुझे पता नहीं चलता, और भंडार घर के यानी किचन के किस मटकी में वो गुम हो जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। और जब भी मैं भक्ति से इसके बारे में सवाल करती हूँ तो वो इसे चोरी नहीं मानती। वो कहती है कि ये मेरा घर ठहरा, अगर रुपए पैसे कहीं इधर उधर पड़े हुए हैं और मैंने उसको संभाल कर कहीं रख दिया तो ये कोई चोरी नहीं है। इसी तरह से भक्तिन लेखिका को खुश रखना अपना परम कर्तव्य मानती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बात अगर भक्तिन को लेखिका से बतानी है और उनको लगता है कि लेखिका इस बात को सुनकर के दुखी होगी या नाराज़ होगी,
तो उस बात को घुमा फिरा के दूसरे तरह से बता देती हैं, यानी झूठ बोलती हैं। लेकिन इस झूठ को भी भक्तिन झूठ नहीं बोलती, क्योंकि उनका कहना है कि इतना झूठ और इतनी चोरी तो स्वयं धर्मराज महाराज में भी होगी, नहीं तो वो कैसे भगवान को खुश रखते। तो इसलिए ऐसी बातों को जिसमें लेखिका को खुशी मिले, ऐसे झूठ में उन्हें झूठ नज़र नहीं आता। रुपए पैसे जो लेखिका ने इधर उधर रख दिए हैं उसको संभाल कर वो मटकी में छुपा कर रख देती हैं, इसको वो चोरी नहीं मानती हैं। यानी अपने अवगुणों के, अपने दुर्गुणों के पक्ष में भी वो एक अकाट तर्क रखती हैं। आगे देखते हैं अगली विशेषता क्या है। इस पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा लेखिका ने क्यों कहा है कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं है। तो आपको इन दो बातों को उल्लेख करना है खास कर से, कि वो झूठ भी बोलती हैं, उसके साथ भी वो तर्क रखती हैं, ठीक है, और चोरी भी करती हैं तो उसके पक्ष में भी तर्क करती हैं। यद्यपि झूठ बोलना और चोरी करना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, एक तरह से दुर्गुण है ये, लेकिन उन दुर्गुणों के पक्ष में भक्तिन अपने तर्क देती हैं। वो नरो व कुंजरो जैसी दुविधा की स्थिति में नहीं रहती हैं। शास्त्रार्थ का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती हैं। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने कुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दारिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविध निष्पन्न होता रहा। शास्त्र के प्रश्न को भी वो अपनी सुविधा के अनुसार सुलझाती हैं। भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अपनी हर बात को सही साबित करने के लिए वो किसी न किसी ऐसे उदाहरण को सामने रखती हैं और कहती हैं कि ये तो शास्त्रों में कहा गया है। हालांकि उन्होंने शास्त्रों को न तो कभी पढ़ा है और न कोई शास्त्रों का उन्हें ज्ञान है। उदाहरण के रूप में लेखिका एक प्रसंग बताती है, कह रही है कि मुझे महिलाओं का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भक्तिन हर सप्ताह अपने सिर मुड़वाती हैं। इस पर मैंने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों करती है, तो उन्हें तुरंत उत्तर दिया कि शास्त्रों में लिखा है। लेखिका ने पूछा कि कौन से शास्त्र में लिखा है और क्या लिखा है, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। अब ये पंक्ति कहीं से भक्तिन ने सुन रखा है और यही कारण है कि भक्तिन हमेशा अपना सिर मुड़वा करके रखती हैं। लेखिका को पता नहीं कि ये कथन किस शास्त्र में लिखा हुआ है और इसका किस संदर्भ में उपयोग किया गया है, लेकिन भक्तिन अपने लिए इसको इस तर्क को इस्तेमाल करती हैं और शास्त्र सम्मत मानती हैं। और यही कारण है कि हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नाई के द्वारा जो है वो गंगा जल से उसके उस्तरे को धुल करके और अपने केस मुड़वाती रहती हैं और ये क्रम निरंतर चलता रहा। अगली विशेषता लेखिका बता रही है भक्तिन की, कह रही है कि पर वह मूर्ख हैं या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती हैं। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रात दिन की तबियन माँ गड़ी रहते हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अगला उदाहरण बता रही है लेखिका कि भक्तिन मूर्ख हैं या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। यानी वो मूर्ख भी नहीं है और विद्या बुद्धि का महत्व भी जानती हैं। यही कारण है कि वो खुद भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी मालकिन यानी लेखिका जो पढ़ी लिखी है, तो लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर उन्हें गर्व होता है और उस गर्व के माध्यम से एक तरह से अपने अपढ़ होने की या अपनी पढ़ाई लिखाई के अभाव की जो पूर्ति कर लेती हैं। तो इसीलिए लेखिका कह रही है कि उन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो मूर्ख हैं या विद्या का महत्व नहीं जानती हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि लेखिका ने अपने घर में एक योजना बनाई कि जितने भी नौकर चाकर हैं वो सब थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें। इसके लिए उन्होंने एक नियम बना दिया कि तनख्वाह तभी मिलेगी जब सभी लोग अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे।
अब भक्तिन बड़ी मुसीबत में पड़ गई। मुसीबत दो कारणों से थी। एक तो पढ़ने लिखने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, साथ में वो नए नए कम उम्र के नौकरों के साथ बैठ करके पढ़ना अपनी वयोवृद्धता का अपमान समझती थी, क्योंकि लेखिका के यहाँ सबसे बुजुर्ग नौकरानी भक्तिन ही थी, एक तरह से सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर थी। तो नए उम्र के नौकरों के साथ बैठ करके पढ़ाई सीखना उनकी वयोवृद्धता का एक तरह से अपमान महसूस होता था, और इसके लिए भी उन्होंने तर्क ढूंढ लिया, उसके ढाल के लिए एक तर्क ढूंढा और कहने लगी कि हमारे मालकिन तो रात दिन किताब ही पढ़ती रहती है, अगर मैं भी किताब पढ़ने बैठ जाऊं तो फिर घर का काम कौन संभालेगा, घर का काम कौन देखेगा, इसलिए मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पैराग्राफ है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमती, वो बिचरौत रात दिन काम माँ झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, उसे तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। लेखिका कह रही है, भक्तिन को कोई अंगूठा निशानी दे करके या साइन करके तनख्वाह लेने की ज़रूरत नहीं थी। उनको तो वैसे ही समय से तनख्वाह लेखिका दे देती थी और उनको तनख्वाह की ज़रूरत भी नहीं होती थी। सब पैसा लेखिका के पास ही रहता था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती ही नहीं थी। वो भक्तिन लेखिका के यहाँ ही रह करके खाना पीना करती थी, तो सारा पैसा एक तरह से लेखिका के पास ही जमा रहता था। और यही कारण है कि अब पढ़ाई लिखाई से बाध्यता उनकी समाप्त हो गई, और जो नौकर चाकर पढ़ाई लिखाई सीख रहे थे उनके बीच में घूम घूम करके किसी का देखती कि लिखावट कैसी है, कोई किसी को ये देखती कि वो कितना धीरे धीरे लिख रहा है, और किसी की मंद बुद्धि पर टीका टिप्पणी करती थी। और इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से वो इंस्पेक्टर की तरह से घूम घूम के सबका निरीक्षण करती थी, और बिना पढ़े लिखे ही वो पढ़ाई लिखाई सीखने वाले नए नौकरों की गुरु बन गई। भक्तिन अपनी तर्कहीनता के लिए भी तर्क ढूंढ लेती हैं, यानी ऐसी बातें जिनमें कोई तर्क नहीं है उसके लिए भी वो एक कुछ न कुछ अकाट्य तर्क रखती हैं। उदाहरण के तौर पे लेखिका बता रही है कि एक बार मैं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बहुत व्यस्त थी। क्योंकि शिक्षिका थी लेखिका, इसलिए विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी उसे करना होता था, और ढेर सारी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगातार व्यस्त रह रही थी लेखिका। इसे देखकर भक्तिन ने घर के और नौकरों से कहा कि वो बेचारी हमारी मालकिन दिन रात आजकल काम कर रही हैं और आप लोग इधर उधर घूम रहे हो, थोड़ा तो हाथ बटा दो उनका। लेकिन नौकर ये जानते थे कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में वो कोई सहायता नहीं कर सकते लेखिका की। यही कारण है कि सबने हाथ खड़े कर दिए और किसी तरह से भक्तिन से पिंड छुड़ाया। लेकिन अब भक्तिन को एक मौका मिल गया और वो घूम घूम कर प्रचार करने लगी कि हमारी मालकिन जो काम कर सकती है वो दूसरा तो कर ही नहीं सकता, और यही कारण है कि कोई उनके काम में सहयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अपनी मालकिन की श्रेष्ठता साबित करके वो अपने ऊपर गर्व करती हैं और एक तरह से अपनी भी श्रेष्ठता साबित करती हैं भक्तिन। और इस तरह से उनकी ये जो अतिशयोक्तियाँ हैं कि उनकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, ये जो बातें हैं वो अमर बेल की तरफ चारों तरफ फैलने लगी। अमर बेल क्या होती है? एक ऐसी बेल होती है जो पेड़ों से लटकती है और वो पेड़ों से रस लेकर के और लगातार बढ़ती रहती है। तो इस तरह अमर बेल की तरह से ये बातें उनकी चारों तरफ फैलने लगी
कि हमारी मालकिन जैसा कोई काम जानता ही नहीं है, और यही कारण है कि कोई उनका हाथ बटाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन भक्तिन खुद भी ऐसा लेखिका के बारे में सोचती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो लेखिका की सहयोग न करने की बात सोच ही नहीं सकती थी। उनके हर काम में सहयोग करने का कोई न कोई बहाना, कोई न कोई तरीका वो ढूंढ ही लेती थी। यही कारण है कि लेखिका अगले पैराग्राफ में बता रही है, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती हैं। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती हैं, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती हैं कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती है। दिन भर कार्य समाप्त से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती हैं। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। लेखिका बता रही है कि सभी नौकर चाकर लेखिका के काम में हाथ बटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, लेकिन भक्तिन लेखिका के काम में हाथ बटाने का कोई न कोई तरीका, कोई न कोई उपाय, कोई न कोई बहाना जरूर ढूंढ लेती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं अगर अपनी मालकिन के काम में सहयोग नहीं कर पाती हूँ तो ये बड़े ही शर्म की बात होगी मेरे लिए। अब वो कैसे सहायता करती हैं? लेखिका अगर पुस्तकों का मूल्यांकन कर रही होती है तो मूल्यांकन समाप्त होने के बाद उन पुस्तकों को वो बंडल बांध करके किनारे रख देती हैं। लेखिका के अधूरे चित्रों को वो कोने में रख देती हैं। कभी कभी रंग की प्याली धो करके लेखिका के सामने रख देती हैं, कभी लेखिका के काम करने के लिए चटाई झाड़ करके बिछा देती हैं, और इस तरह से वो लेखिका के काम में सहयोग करती हैं। वो ये भी जानती हैं कि जब दूसरे लोग लेखिका का कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब भी कोई न कोई सहयोग करने का तरीका भक्तिन ढूंढ लेती हैं। और यही कारण है कि लेखिका का मानना है कि इस मामले में भक्तिन अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। जहाँ कोई भी लेखिका की सहायता करने के लिए तरीका नहीं ढूंढ पाता है या सहायता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, वहाँ भी वो सहायता करने का रास्ता ढूंढ निकालती हैं। तो इस तरह से भक्तिन कहीं न कहीं अन्य नौकरों से अधिक बुद्धिमान है। और इतना ही नहीं, जब कभी लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो उस पुस्तक के प्रकाशन से भक्तिन को भी एक खुशी मिलती है, और यही कारण है कि उस पुस्तक को छू करके, स्पर्श करके, उसको उलट पलट करके देख करके वो ये एहसास करती हैं कि इस पुस्तक के प्रकाशन में हमारा भी कोई न कोई योगदान है, मैंने भी कोई न कोई इसमें सहायता पहुंचाई है।
और उनकी आंखों में उस समय जो चमक आती है उसे देख करके निश्चित रूप से ये पता चलता है कि भक्तिन को निराशा नहीं हाथ लगती है। उन्हें ज़रूर इस बात का एहसास होता है कि इस किताब के बनने में उनकी भी कोई न कोई भूमिका रही है। लेखिका कह रही है कि कभी कभी कोई चित्र पूरा करने में लेखिका बहुत देर रात तक काम करती है, व्यस्त रहती है और बार बार कहने के बाद भी लेखिका भोजन करने को तैयार नहीं होती है। तो इस बीच भूख से उन्हें बचाने के लिए, भूख के कष्ट से उन्हें बचाने के लिए भक्तिन कभी दही का शरबत ले आती हैं, कभी तुलसी की चाय लाती हैं। यानी उस समय भी भक्तिन लेखिका की सहायता करती हैं। लेखिका बहुत देर रात तक काम करती है और इस देर रात तक काम करने के कारण उनके घर के सारे नौकर चाकर, यहाँ तक कि जो जीव जंतु हैं वो भी सो जाते हैं। उस समय भी भक्तिन लेखिका को छोड़कर सोने नहीं जाती हैं। भक्तिन लेखिका के सामने एक मचिया पर बिजली की रोशनी में आंखें मिचमिचाते हुए चुपचाप बैठी रहती हैं, पर ऐसा भी नहीं कि वह बैठे बैठे सो जाती हैं। कैसे पता चलता है कि जब कभी लेखिका काम करते करते अपना सिर ऊपर उठाती है और रैक, खाली रैक की ओर देखती है, तो वो तुरंत रैक के पास पहुंच जाती हैं और उसमें से किताबें निकाल करके मालकिन से पूछती हैं कि कौन सी किताब चाहिए, किस रंग की किताब आपको चाहिए, और किताबें उठा कर देती हैं। अगर कभी लेखिका कलम एक तरफ सरका देती है तो तुरंत भक्तिन को पता चल जाता है कि शायद स्याही ख़त्म हो गई और वह दूसरे शाही इंक पॉट या दूसरा शाही का दावात उठा लाती है। अगर पेपर लिखते लिखते लेखिका ने एक तरफ सरका दिया तो भक्तिन को तुरंत पता चलता है कि शायद कागज़ चाहिए, वो तुरंत कागज़ ला करके देती हैं। यानी कि वो चुपचाप बैठे हुए सो नहीं रही होती हैं, बल्कि एक तरह से सतर्क होकर के लेखिका का अनुसरण करती हैं। बहुत रात होने के बाद भी, बहुत रात तक काम करने के बाद भी लेखिका सवेरे बहुत जल्दी जगती है, लेकिन भक्तिन लेखिका के बाद सोती हैं और लेखिका से भी पहले उठ जाती हैं, क्योंकि बसंत नाम का जो लेखिका का कुत्ता है वो अपने नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली नाम की जो बिल्ली है वह चिड़ियों की चहचहाहट में अपने शिकार को देखती है। और यही कारण है कि इन पशुओं को खोलने के लिए भक्तिन को सबसे पहले उठना पड़ता है। यानी भक्तिन लेखिका के बाद सोती हैं काफ़ी रात को, और लेखिका चूँकि खुद भी पहले जल्दी उठ जाती है, लेकिन भक्तिन को उससे भी जल्दी उठना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो भक्तिन पूरी तरह से लेखिका की सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती हैं, और यही कारण है कि पाठ के आरंभ में ही लेखिका ने भक्तिन के लिए एक शब्द प्रयोग किया कि यह सेवा भाव में हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करने वाली हैं। ऐसा क्यों कहा लेखिका ने, उसका उदाहरण लेखिका अब दे रही है कि वह किसी भी तरह से अपनी मालकिन की सेवा का एक भी अवसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, बल्कि जहां सभी लोग, सभी नौकर चाकर सेवा करने में या मालकिन का सहयोग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वहाँ भी वह सहयोग और सेवा का कोई न कोई उपाय ढूंढ लेती हैं। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।